प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय आय सहायता छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25 के लिए सामाजिक अध्ययन का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ये मॉडल पेपर आप सभी की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न पत्र में पूछे गए सभी प्रश्न आपने यदि सॉल्व कर लिए तो 100% यहाँ से आपके 4 से 5 प्रश्न सेम टू सेम पूछे जाएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। इतिहास का पहला प्रश्न 36 नंबर। 1707 ईस्वी में किस मुगल सम्राट की मृत्यु हुई थी? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 37 नंबर प्रश्न है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? सूरत में, हुगली में, पटना में या कलकत्ता में? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूरत में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सही उत्तर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। और ज्योतिबा फूले की बात करेंगे तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है 39 नंबर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? इसमें बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्वामी दयानंद सरस्वती। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 1895, 1899, 1900 या 1902? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। 41 नंबर प्रश्न है। खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? सर सैयद अहमद खां, अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मोहम्मद अली जिन्ना? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अली बंधु। ये खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। 42 नंबर प्रश्न है। सहायक संधि की व्यवस्था किसने लागू की थी? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड डलहौजी? सहायक संधि में चलाई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसका थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। और सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाई थी और एक थी हड़प नीति या विलय नीति, वो चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। तो ध्यान रखेंगे, दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 43 नंबर प्रश्न है। बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था? 1767, 1764, 1765 या 1773? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1765 में। 1764 में बच्चों हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई और उसके पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। 44 नंबर प्रश्न है। पटना में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? कुंवर सिंह, अमर सिंह, लियाकत अली, पीर अली? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुंवर सिंह। 45 नंबर प्रश्न है। भगत सिंह को फांसी दी गई थी? कब फांसी दी गई थी? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। 21 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, 25 मार्च या 27 मार्च 1931? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों है। आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर हुआ था? बर्मा, सिंगापुर, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पर किया था? तो सिंगापुर में। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी? पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1917, 1927, 1915 या 1913? तो सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1917 ईस्वी में पटना संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो 47 का पहला ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका भूगोल के प्रश्न है। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से
भारत का प्रमाणिक देशांतर क्या है? तो भारत का प्रमाणिक देशांतर क्या है? 82 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पूर्व या 100 डिग्री पूर्व। तो ये बच्चों है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की प्रमाणिक रेखा माना जाता है और ये इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है। 49 नंबर प्रश्न है, किस जलवायु प्रदेश में हल्की वर्षा होती है लेकिन साल भर होती है? एक बार फिर से प्रश्न पढ़िएगा, किस जलवायु प्रदेश में वर्षा हल्की लेकिन सालों भर होती है? विषुवत-रेखीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश या पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश? तो सही आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विषुवत-रेखीय प्रदेशों में। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? लौह अयस्क, कोयला, वन या पेट्रोलियम? तो वन जो है यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन के रूप में दिए गए हैं। लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम ये सभी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं प्रकृति में। वन आपका जो है नवीकरणीय है, नवीकरण योग्य संसाधन होते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समताप मंडल के ओजोन गैस की परत का क्षय करता है? CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन का क्षरण करती है, अर्थात O3 होता है ओजोन, तो इसको सूत्र भी आप याद रखेंगे, O3 होता है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, किस प्रकार की चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है? तो जीवाश्म किस में पाया जाता है? आग्नेय में, परतदार में, कायांतित में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, परतदार शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं, या इन्हें जो है परतदार शैल या इसको अवसादी शैल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर अवसादी शैल दिया गया है ऑप्शन में तो वो भी आपका सही आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न है, भूपटल में पाए जाने वाले तत्वों में 2 प्रमुख तत्व हैं। तो कौन से 2 प्रमुख तत्व हैं भूपटल में जो पाए जाते हैं? यहाँ पर आपका सही आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ठीक, इसमें पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, उस महादेश का नाम बताएं जहाँ विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या रहती है। तो सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो ये बच्चों है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप वैसे तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन इस महाद्वीप में आधे से अधिक जनसंख्या रहती है विश्व की। 55 नंबर प्रश्न है, ताप्ती नदी से दक्षिण गोवा तक का तटीय मैदान क्या कहलाता है? ताप्ती नदी से दक्षिण गोवा तक का तटीय मैदान क्या कहलाता है? गुजरात का मैदान, मालाबार तटीय मैदान, कोंकण का तटीय मैदान या कोरोमंडल का तटीय मैदान? तो ये बच्चों कहलाता है कोंकण का तटीय मैदान। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है फसलों का उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन या उपरोक्त सभी? तो फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन ये सभी को शामिल किया जाता है कृषि के अंतर्गत। 57 नंबर प्रश्न है, अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है? तो अंकलेश्वर और कलोल, ध्यान रखेंगे, अंकलेश्वर और कलोल एक और क्षेत्र है जो गुजरात में स्थित है। तो अंकलेश्वर और कलोल जो है ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं, वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, सूती कपड़ा उद्योग में सबसे उन्नत राज्य कौन सा है? यानी सबसे अच्छा राज्य जहाँ पर सूती कपड़ा उद्योग स्थापित हैं। तो ये राज्य सबसे अच्छा राज्य है, सबसे बेहतर जो परफॉर्मेंस करता है वो महाराष्ट्र है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नागरिक शास्त्र के प्रश्न है। 59 नंबर प्रश्न है, संविधान का कार्य है। संविधान का कार्य क्या है? सरकार पर नियंत्रण रखना, नागरिकों पर नियंत्रण करना, विदेशों से संबंध स्थापित करना, उपरोक्त सभी? तो इसमें है सभी काम हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकारों से में नहीं आता है? तो कौन है जो मूल अधिकारों में नहीं आता? तो इसमें आपको ध्यान रखना है संपत्ति का अधिकार जो है ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, और यही प्रश्न बच्चों कई बार बार पूछा गया है। 61 नंबर प्रश्न है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यहाँ पर कार्यपालिका की बात करता है, तो कार्यपालिका पूर्ण रूप से
व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न, भारत का संविधान किस प्रकार का है? सबसे संक्षिप्त संविधान है, अलिखित संविधान है, सर्वाधिक व्यापक संविधान है, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे बड़ा, विस्तृत और लिखित संविधान है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? व्यक्तिवादी, साम्यवादी, निरंकुश या लोक कल्याणकारी? तो लोक कल्याणकारी इसमें चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य क्या है? राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, वैदेशिक संबंधों का नियंत्रण करना, देश की आर्थिक नीति का निर्धारण करना, या उपरोक्त सभी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, या प्रधानमंत्री होता है? तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका बच्चों पहला ऑप्शन सही है। राज्यपाल जो है ये कार्यपालिका का संवैधानिक या वैधानिक प्रधान होता है। 66 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है? प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना, या उपरोक्त सभी? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। ये सभी तत्व जो है जरूरी होते हैं प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए। 66 नंबर प्रश्न है, विधि के शासन का अर्थ क्या है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आप ध्यानपूर्वक इनको पढ़िएगा। विधि के शासन का अर्थ है कोई विशेष विधि से सरकार को चलाना, या दूसरा ऑप्शन है कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता, राष्ट्रपति का शासन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समानता देना, यही विधि का शासन है। 68 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक है? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण यानी राष्ट्र को एकीकरण, एकता बनाए रखने के लिए कौन सा जो है तत्व बाधक है? तो ये बच्चों है क्षेत्रीयतावाद। इसमें आपका दूसरा सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? यहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल होने की बात करता है, तो इसके आधार पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होगा? तो ये होगा 356 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है 70 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये बच्चों था 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 में जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एक शब्द जो है आपका जोड़ा गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बच्चों प्रश्न थे आपके 35 जो सोशल साइंस से संबंधित थे। अब इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इसके बाद जो है लाइव क्लास होगी जिसमें सेट पेपर आप कम्प्लीटली सॉल्व कराएंगे। तो आप सभी लोग 6:30 बजे की लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।